हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का सानी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है ये डेमो का मेरा नेक्स्ट लेक्चर है दोस्तों, और आज हम लोग इसमें देखेंगे कि टैक्स से संबंधित चीज़ें, यानी कि हम इसमें देखने वाले हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसएससी। किसी भी एक एसएससी को हम लोग कब कहते हैं कि इनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है और कब हम ये कहेंगे इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब एसएससी कौन होता है हमारे लिए। दोस्तों, हमने ऑलरेडी सिलेबस में डिस्कशन किया हुआ है कि टीजीटी हो या पीजीटी हो दोस्तों, यहाँ से आपको फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन टैक्स से मतलब इस बेस पर आपसे पूछे जाते हैं कि जैसे आप ये बता दो कि कौन सा व्यक्ति एसएससी है, मतलब करदाता। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, जो कि जनरल चीज़ें सबको पता है। आपको पूछा जा सकता है कि असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब जनरल चीज़ें हैं, पूछे जाते हैं। बट जो बात आती है दोस्तों कि एसएससी हम कब कहते हैं, किसको बोलते हैं एसएससी, यानी जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है, जो टैक्स पे करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसएससी बोलते हैं। ठीक है, तो टैक्स की लायबिलिटी कब बनेगी, हम लोग क्या चेक करते हैं, उसकी निवास की स्थिति चेक करते हैं कि क्या वो भारत के अंदर वो निवासी है क्या, यानी कि हम बोलते हैं कि सर्किल ऑफ इंडिया के अंदर वो रेजिडेंट है कि नहीं है। अगर वो रेजिडेंट है दोस्तों तो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अगर वो जो है रेजिडेंट नहीं है तो टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। हमारे यहाँ क्या है, अपने यहाँ सिस्टम जो इनकम टैक्स लॉ है उसके यहाँ बेसिक जो चीज़ें हैं वो है रेजिडेंशियल स्टेटस, किसकी, एसएससी की। तो आज यहाँ पे हम लोग वही देखने वाले हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए दोस्तों दो बातें होती हैं। पहला तो कोई भी एक इंडिविजुअल होगा, है ना, इंडिविजुअल हो या फिर और HUF हो। इसके बाद मैं बात करता हूँ अदर्स की। अदर्स में जो है दोस्तों कंपनी आ जाती है, फर्म आ जाते हैं, ठीक है ना, AOP वगैरह हो गया, ETC मैं कर देता हूँ, हमारे लिए रेलिवेंट दोस्तों नहीं है। ठीक है ना, फिलहाल हम लोग तब भी इसको पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिविजुअल और HUF क्या होता है। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति और HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है ना, यानी कि हिंदू अविभाजित परिवार जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, कई सारे मेंबर होते हैं इसमें, इसका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो बिजनेस चलती है उसका प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन होता है। उसमें एक कर्ता कहा जाता है जो मेन होता है, जो सब कुछ देखभाल करता है, जिसके नाम से ये फर्म रजिस्टर्ड होती है, वो कर्ता कहा जाता है। उसकी जो है निवास स्थिति दोस्तों यहाँ पे चेक की जाती है। ठीक है ना, और बात करते हैं इंडिविजुअल की, तो वो रेजिडेंट है कि नहीं है, हम यहाँ पे देखेंगे दोनों की सिचुएशन एक ही है। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये जो है रेजिडेंट है कि नहीं है। रेजिडेंट मतलब निवासी, रेजिडेंट मतलब निवासी, और नॉन रेजिडेंट मतलब अनिवासी, नॉन रेजिडेंट। ठीक है ना, ये अनिवासी होता है, इसको अनिवासी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, निवासी बोलते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, हमने कहा निवासी, और ये क्या हो गया दोस्तों, अनिवासी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अनिवासी। ठीक है, अब एक व्यक्ति दोस्तों निवासी होगा तो फिर हम फर्दर चेक करते हैं कि क्या वो भारत में सामान्य रूप से रहने वाला है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नहीं, यानी साधारण निवासी है कि असाधारण निवासी है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको ROR बोलते हैं। ROR का मतलब होता है रेजिडेंट, यानी ये रेजिडेंट होगा तो रेजिडेंट बट कैसा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कैसा है,
मतलब निवासी तो है लेकिन कैसा निवासी है, साधारण निवासी। अगर एक व्यक्ति जो है या एचयूएफ अगर वो रेजिडेंट के साथ साथ दूसरा भी जो हमारा कंडीशन है पूरा कर देता है, जिसको हम आरओआर बोलते हैं, तो वो साधारण निवासी होता है। दोनों में दोस्तों डिफरेंस होती है। टैक्स लायबिलिटी करते वक्त सबसे बेसिक पॉइंट यही होता है कि हम लोग ये चेक करते हैं, अगर एक व्यक्ति साधारण निवासी हो गया तो विश्व में कहीं भी वो अर्निंग करेगा, ठीक है। विश्व में कहीं, पूरी ग्लोबल इनकम की बात की जाती है, अगर पूरे विश्व में कहीं भी वो इनकम करता है तो भी भारत सरकार को टैक्स देगा। कब? जब वो आरओआर होगा। अदरवाइज पूरे ग्लोबल का इनकम पर उसके टैक्स नहीं लगता। अगर रेजिडेंट है तो सिर्फ इंडिया की ही इनकम की बात कही जाती है कि अगर इंडिया में उन्हें इनकम कही है तो उस कमाई है, अर्न की है, तो भी उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। तो अगर एक व्यक्ति दोस्तों रेजिडेंट तो है बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, आरएनआर बोलते हैं, आरएनआर मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब निवासी तो है लेकिन कैसा निवासी है, असाधारण निवासी है, ठीक है। तो ये हम लोग क्यों चेक करते हैं, अभी कंडीशन भी है, इस पर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देखते हैं कि क्या इसका मतलब क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका हमें रीज़न क्या है, हम पढ़ने का हमारा मुंह इसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। हम लोग इसके इनकम्स भी देखेंगे कि कौन कौन सी इनकम, मान लो इंडिया से कोई व्यक्ति इनकम जनरेट करने के बाद विदेश से भेज रहा है, कोई व्यक्ति विदेश में कमा रहा है इंडिया में भेज रहा है, तो कैसे लायबिलिटी होगी। कोई विदेश की कंपनी इंडिया में इनकम जनरेट कर रही है लेकिन वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, इस कहानी पर भी हम लोग क्या करते हैं, कई सारे टैक्स की लायबिलिटीज़ का जो है सिचुएशन चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग रेजिडेंट देखने के लिए और नॉन रेजिडेंट, अगर एक व्यक्ति रेजिडेंट नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉन रेजिडेंट बोलेंगे, ठीक है। ये सेक्शन हमारा क्या डील करता है, इसमें हमारे जो इनकम टैक्स लॉ के अंतर्गत सेक्शन है, सेक्शन 161 होती है, ठीक है, सेक्शन 61, यानी सेक्शन 61 में ये दोस्तों बात कही गई है, ठीक है। कि इसमें शायद ये नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ कि रेजिडेंट की जो है कंडीशन जो दी गई है चेक करने के लिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेक्शन 61 के अंदर ये बात कही गई है रेजिडेंट के लिए। जब फिर ये पूरा हो जाता है फिर हम आते हैं सेक्शन 6 और 6 की कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है ना। ये सेक्शन है, सेक्शन 6 और 6 की कंडीशन देखी जाती है। अब हम लोग देखते हैं ये सेक्शन क्या है, क्या चीज़ें ये हमें बताता है, ठीक है, रेजिडेंट होने के लिए और नॉट रेजिडेंट होने के लिए। तो पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर इसको देखते हैं, जब ये पूरा हो जाएगा फिर हम इस पर आते हैं, फिर इसके बाद लास्ट में हम आपको ये भी दिखाते हैं। देखो एक व्यक्ति, मैं इसको अभी रफ कर देता हूँ, सेक्शन मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पे दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि एक व्यक्ति रेजिडेंट कब कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे आप ये जानो कि असेसमेंट ईयर क्या होती है और प्रीवियस ईयर क्या होती है। जैसे अभी का जो प्रेजेंट दौर चल रहा है क्या है, ये 2020 और 21 हमारा क्या चल रहा है, असेसमेंट ईयर चल रहा है। यानी कि असेसमेंट ईयर मतलब कर निर्धारण वर्ष हमारा क्या चल रहा है दोस्तों, 2020 और 21 चल रहा है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या कही गई होगी, यानी कि 2019 और 20, 2019 और 20 क्या है, एक प्रीवियस ईयर कहा जाएगा। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिसमें इनकम को जनरेट किया गया, जिस वर्ष में इनकम को जनरेट किया गया है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से चलता है और अगले वर्ष 31 मार्च तक रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक हमारा क्या है, ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। और इसमें जो इनकम जनरेट की गई है, कमाई गई है, उसका हम लोग टैक्स की लायबिलिटी का निर्धारण करते हैं कि एक्चुअल में इसका कितना टैक्स की लायबिलिटी आ रहा है असेसमेंट ईयर में। जबकि टैक्स तो प्रीवियस ईयर में ही दोस्तों जमा हो जाती है, एडवांस में जमा हो जाती है, ठीक है। तो एक्चुअल में फाइनलाइजेशन होता है कि कितनी टैक्स की लायबिलिटी आपकी बनने वाली है, असेसमेंट में यही होता है,
ठीक है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी आपने यहाँ पर प्रीवियस ईयर में अगर 8 जो एडवांस जमा होता है, टैक्स एडवांस में जमा होता है, अगर आपने एडवांस में टैक्स जमा किया है और आपकी टैक्स की लायबिलिटी सपोज करो अगर मान लो प्रीवियस ईयर में यहाँ पर आपने 10,000 रुपये टैक्स जमा किया, ठीक है ना, लेकिन असेसमेंट ईयर में फाइनलाइजेशन होने पर पता चला कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी दोस्तों 12,000 बन रही है, तो ये जो 2,000 का डिफरेंस है ना, इस पर आपको 2,000 पर टैक्स जो बन रहा था, अतिरिक्त टैक्स बन रहा है, इस पे आपको ब्याज सहित आपको ब्याज चार्ज किया जाएगा और ब्याज के साथ में आपको जमा करना पड़ेगा। सपोज इसी का उल्टा हो जाए कि आपने यहाँ पर क्या किया है, 12,000 रुपये का दोस्तों टैक्स आपने जमा किया, यहाँ पर सपोज करो 12,000 रुपये का आपने टैक्स जमा कर दिया है, लेकिन फाइनली आपका टैक्स की लायबिलिटी आया कितना, 10,000। तो बताओ आपने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा कर दिया ना, 2,000 आपने ज़्यादा जमा किया है एडवांस में, तो आपको वो रिटर्न मिलता है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ITR डालते हैं। ITR क्यों डाला जाता है, यही तो है ITR। कब डाला जाता है, असेसमेंट ईयर में डालते हैं हम लोग। तो ITR जो डालते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जो डालते हैं, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है, आपने ज़्यादा जमा किया है, तो वो आपको रिटर्न मिलता है, वो भी ब्याज के साथ मिलता है। लेकिन अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है और आपने टैक्स कम जमा किया है, तो आपको ब्याज के साथ में जमा करना पड़ता है। यही कहानी इसकी है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर हो गई। अब इस प्रीवियस ईयर में हम क्यों बता रहे थे ये कहानी आपको, ये हमारा मेन मोटिव क्या है, वो अब हम क्यों बताए थे वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, चूँकि एक दूसरे से लिंक करना पड़ता है चीज़ें, तभी आपको समझ में आती है। रेजिडेंट होने के लिए दोस्तों मैंने क्या बताया कि एक व्यक्ति रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट किस में कहा गया है, सेक्शन 6 और 1 में कहा गया है। इसमें 2 कंडीशन है। पहला सेक्शन 6(1) का पहला कंडीशन क्या है कि यदि एक व्यक्ति प्रीवियस ईयर, मैंने बता दिया, यानी प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिसमें इनकम जनरेट होती है। अगर एक व्यक्ति प्रीवियस ईयर में 182 डेज जो है रिसाइडेड है, ठीक है, अगर 182 डेज इंडिया में रिसाइडेड है, मतलब इंडिया में रह चुका है पिछले साल, यानी प्रीवियस ईयर में वो 182 दिन भारत में निवास किया हुआ है, यानी इफ़ अ पर्सन रिसाइडेड इन इंडिया एट लीस्ट 182 डेज, देन ही विल बी कॉल्ड रेजिडेंट इन इंडिया। यानी एक व्यक्ति अगर भारत में कम से कम पिछले यानी प्रीवियस ईयर में 182 दिन भारत में निवास किया हुआ होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं रेजिडेंट, मतलब निवासी व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो ये कंडीशन पूरा नहीं हुआ, वो 182 दिन के स्थान पर जानबूझकर 181 दिन ही रहा, जिससे हमारी टैक्स की लायबिलिटी ना बने, तो सरकार यानी हमारी जो टैक्स है इनकी सोच से भी भारी है ना। क्योंकि ये जहाँ सोचना बंद करते हैं उसके आगे वो सोचना शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट, ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर जो लॉ बनाने वाले हैं, जहाँ तक ये असीसी सोचता है ना, उस जहाँ बंद करेगा उसके आगे ये सोचना शुरू करते हैं। ये दिमाग लगाया कि हम 182 दिन में नहीं रहेंगे, इंडिया में 182 दिन हम नहीं रहेंगे, एक दिन पहले ही क्या होंगे, यहाँ से निकल लेंगे, तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसको जो है ये नहीं पता था कि एक दूसरा भी कंडीशन है। हम बोले और अथवा, ठीक है। इसको सपोज करो ये ऐसा है, मिस्टर एक्स हैं, सपोज करिए मिस्टर एक्स थे जो कि इंडिया में आए थे मतलब कमाने के लिए, और इनको जो है पहली बार जब इन्होंने कमाया तो 182 दिन ये इंडिया में रहे थे, ठीक है। और जब इन्होंने इनकम कमाया तो इनको टैक्स देना पड़ गया। जब देना पड़ गया तो इनको जो है जिसने इनकी टैक्स जमा करी होगी या जिसने इनका टैक्स की लायबिलिटी निकाला होगा उसने इनको क्या बताया होगा, गाइड किया होगा, बेटा ऐसा है, तुम अगर 182 दिन नहीं रहते, सिर्फ 181 दिन रहे होते, सपोज करो 182 दिन आप नहीं रहे होते ना इंडिया में, तो आपको टैक्स 182 दिन अगर आप जो रह लिए, इस वजह से आपको टैक्स देना पड़ा। अगर आप 181 दिन होते तो रेजिडेंट नहीं होते तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो वो पिछले साल वाला अनुभव ये सेकंड टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं। इनको पता हो गया पिछली बार कि अगर मैं 182 दिन नहीं रहूँगा इंडिया में तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इन्होंने दिमाग लगाया, अब अगली बार क्या किया, 181 दिन ही इंडिया में रह के निकल लिए। लेकिन इनको ये नहीं बताया गया था कि एक दूसरा भी कंडीशन है। तो दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि कम से कम पिछले साल अगर वो 60 दिन इंडिया में रह लिया, यानी कि इफ़ अ पर्सन रिसाइडेड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एट लीस्ट 60 डेज, ठीक है। यानी कहने का मतलब वो अगर 60 दिन रह लिया है, यानी ये कंडीशन पहला वाला फुलफिल नहीं किया तब की मैं बात करता हूँ। अगर एक व्यक्ति 182 दिन इंडिया में रह लिया तब तो वो रेजिडेंट है।
अदरवाइज़ अगर 182 दिन नहीं रहा है तो दूसरी एक कंडीशन है कि ये चेक किया जाता है कि क्या जो है व्यक्ति पिछले प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा है कि नहीं। अगर वो 60 दिन रहा है तो फिर हम चलते हैं और इसी में जोड़ते हैं एक कंडीशन और। जैसे हमने कहा ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर है। कौन सा ईयर चल रहा है हमारा प्रेजेंट में, 2019-20 चल रहा है। और असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, 20-21 चल रहा है, ठीक ना। 2020 और 21 असेसमेंट ईयर चल रहा है। अब बात क्या है, पहली कंडीशन तो ये है कि प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा, वो 60 डेज रहा है, ठीक ना। 60 डेज इंडिया में रह चुका है। अब फिर दूसरी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या कहती है कि पिछले प्रीवियस ईयर के पहले, यानी प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है हमारा, ये है 2020 और 21 हमारा क्या है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है। तो जो दूसरा कंडीशन है, सेकंड कंडीशन का नेक्स्ट दूसरा कंडीशन जो है सेक्शन 6 में, चूँकि हमने बताया 2 कंडीशन होता है, अगर एक पूरा नहीं हुआ तभी दूसरा हम चेक करते हैं। तो दूसरे में 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, अगर 60 दिन इंडिया में रह लिया प्रीवियस ईयर में, देखो यहाँ हमने लिखा है कि इंडिया में कितने दिन रहा है, 60 दिन। तब हम चलते हैं प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी पिछले प्रीवियस ईयर के पहले जो है प्रीवियस ईयर के जस्ट पीछे 4 प्रीवियस ईयर में चलते हैं, ठीक है ना। ये 4 प्रीवियस ईयर, यानी कि 1, ये 2 उल्टा चल रहे हैं, 3 और ये 4। यहाँ पर ये देखा जाता है कि क्या ये प्रीवियस ईयर के पहले 4 प्रीवियस ईयर में टोटल मिलाकर 365 दिन रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर वो 365 दिन, जैसे हमने कहा यहाँ पर 2018-19, 2018-19, 2017-18 मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या 2017-18, 2017 और 18, और यहाँ पे हमने किया 16-17, और यहाँ पे हमने किया 15-16, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे ये 100 दिन रह लिया है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो 150 दिन रहा है, यहाँ पे हमने कहा 180 दिन रहा है, ठीक है, और यहाँ भी मान लीजिए कि 70-75 दिन रहा है। तो आप टोटल कर लीजिए, देखिए क्या ये 365 दिन से ज़्यादा रहा है कि नहीं रहा है। तो हम लोग टोटल करते हैं कि 75 दिन ये, और 180 दिन ये, और फिर यहाँ पर 150 दिन ये है, और फिर ये है 100 डेज़, ठीक ना। टोटल करके चेक करिए, 5 दिन ये हो गया, और 8-7 15, 15-5 20, 20 की 0 हो गया, बचा कि 2, और यहाँ हो गया 1 2 3 2 5, यानी 505 दिन रहा है, ठीक है। यानी कि पिछले प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले तो ये इतने दिन रहा है ना, 365 दिन जो है टोटल मिला के रहा है। लेकिन ये दिमाग लगाया कि हम इस साल जो है 182 दिन ना रह के हम कम ही दिन रहेंगे, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये दूसरा कंडीशन इस केस में पूरा करता है तो भी क्या कहा जाएगा, रेजिडेंट कहा जाएगा, और इंडिया में इनकम जनरेट कर रहा है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। जब एक व्यक्ति सेक्शन 6(1) हमारा क्या कहता है, देयर आर टू कंडीशंस given in section 6(1). First is if a person resided in India at least 182 days, then he will be called resident in India. If he is not certified, हम बोलते हैं अगर if he is not certified, the first condition of section 6(1), ठीक ना, अगर वो पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, देन हम लोग क्या करेंगे, चेक करते हैं सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि कम से कम प्रीवियस ईयर में एक पर्सन को 60 डेज क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में निवास किया हुआ होना चाहिए। यानी कि एक पर्सन, दूसरे कंडीशन में क्या है कि इफ़ अ पर्सन रिसाइडेड इन इंडिया एटलीस्ट 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर, एंड हम लोग फिर करते हैं कि एंड वर्ड है, एंड शब्द जोड़ना है आपको, दूसरा कंडीशन, एंड 365 डेज प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के जस्ट प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में क्या किया हो, 365 दिन मिला के रहा होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, वो हमारे यहाँ पे इंडिया में रेजिडेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात है, तो ये कंडीशन हो गई पहली। जब एक व्यक्ति रेजिडेंट होता है तो फिर हम कहाँ पे आते हैं, सेक्शन 6 और 6 की कहानी पर आते हैं।
क्योंकि इस केस में सिर्फ इंडिया में अगर वो इनकम जनरेट कर रहा है तब की कहानी है। और ROR हो गया अगर वो साधारण निवासी हो गया, रेजिडेंट तो है लेकिन साथ में ही अगर वो क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, साधारण निवासी है, तो पूरे ग्लोबल के इनकम पर उसके जो है टैक्स लगता है। इसलिए ROR की कंडीशन भी चेक की जाती है। तो ये हो गया। चलिए देखिए, मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 6(1), आप समझ गए ना। सेक्शन 6(1) क्या हो, सेक्शन 6(1) पूरा होने पर ही हम लोग दूसरे कंडीशन पे आते हैं। यानी सेक्शन 6(1) पूरा हो गया ना, अब हम चलते हैं सेकंड सेक्शन 6 और 6 पर चलते हैं। यहाँ पर इस सेक्शन में दोस्तों 2 कंडीशन दी गई है, ये दोनों कंडीशन पूरा होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पूरा होगा नहीं होगा तो दूसरा हम चेक करें, इसमें दोनों कंडीशन आपको देखना है। दोनों कंडीशन क्या है कि अगर एक व्यक्ति रेजिडेंट है इंडिया में तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि वो पहले कंडीशन क्या कहता है कि जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले यानी प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, जैसे अभी क्या है हमारा प्रीवियस ईयर क्या है दोस्तों 2019 और 20 है, असेसमेंट ईयर क्या है 2020 और 21 है। तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर मतलब हमारा लिए ये हुआ, प्रीसीडिंग मतलब पहले, तो पहले मतलब क्या होगा, इसके पहले जो भी प्रीवियस ईयर आ रहे हैं वहाँ पर ये बात किया जा रहा है। पहला कंडीशन सेक्शन 6 और 6 का क्या है कि अगर एक व्यक्ति प्रीवियस ईयर के पहले यानी कि प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के 10 प्रीवियस ईयर की बात कही गई है, यानी 10 प्रीवियस ईयर, ये मैं शॉर्ट में सारी बातें लिख रहा हूँ कि 10 प्रीवियस ईयर में अगर वो 10 प्रीवियस ईयर, ये बिफोर का साइन है, ये बिफोर का साइन है, आप समझ जाना कि प्रीसीडिंग द यानी कि प्रीवियस ईयर के पहले, बिफोर प्रीवियस ईयर के पहले जो है 10 प्रीवियस ईयर में कम से कम वो 2 बार क्या हो, रेजिडेंट हो, 2 टाइम क्या हो दोस्तों, रेजिडेंट हो। 2 बार लिखा है हमने, यानी कम से कम वो 2 बार क्या हो, रेजिडेंट हो, ठीक है। और रेजिडेंट कैसे होगा वो आपने कहानी सेक्शन 6(1) में देखी है। अगर एक व्यक्ति हमने कहा रेजिडेंट है इन इंडिया में, फिर हम ROR की कंडीशन चेक करते हैं कि वो साधारण है या फिर असाधारण है। तो साधारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन 6 और 6 की पहली कंडीशन चेक करते हैं कि एक व्यक्ति जो प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट है तो वो साधारण तब कहा जाएगा जब वो प्रीसीडिंग, हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के पहले 10 प्रीवियस ईयर यानी 10 प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 बार वो क्या हो, रेजिडेंट हो। टोटल की बात नहीं कही है, 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। 10 प्रीवियस ईयर में, पिछले 10 प्रीवियस ईयर में, यानी जो करंट प्रीवियस ईयर है, जो हमारा गत वर्ष है, जो है वर्तमान गत वर्ष है, इसके जस्ट पहले के 10 प्रीवियस ईयर में कम से कम वो 2 बार क्या हो, रेजिडेंट हो। इसके साथ ही साथ एक कंडीशन तब दूसरा हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है, करंट प्रीवियस ईयर, उसके पहले 7 प्रीवियस ईयर में, 7 प्रीवियस ईयर में टोटल मिलाकर 730 दिन रहा है कि नहीं रहा है। ये कंडीशन तो ये हो गया। और फिर दूसरा कंडीशन ये देखते हैं कि पिछले 7 प्रीवियस ईयर में, यानी कि जो करंट प्रीवियस ईयर चल रहा है, गत वर्ष चल रहा है, इसके जस्ट पहले के प्रीवियस ईयर में 7 प्रीवियस ईयर में टोटल मिलाकर वो 730 दिन हमारे इंडिया में रहा है कि नहीं रहा है। अगर वो रहा है दोस्तों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो रेजिडेंट भी है। और कैसा रेजिडेंट है, ROR है, मतलब रेजिडेंट है लेकिन कैसा है, साधारण निवासी है। और इसके केस में दोस्तों ये दोनों कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, तब कहते हैं ये क्या है दोस्तों, रेजिडेंट है। तो TGT के लिए दोस्तों इतने टफ क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल सा पूछता है कि हम लोग साधारण निवासी किसको बोलते हैं, ठीक है ना। और या फिर पूछा जा सकता है कि निवासी किसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन PGT में भी आपसे ये पूछा जा सकता है सेक्शन 6 कि आप ये पूछा भी गया है एक बार कि जो है एक व्यक्ति को निवासी होने के लिए कौन सा धारा हम लोग देखते हैं, कौन सी धारा उससे संबंधित है। तो सेक्शन 6 आपकी जो है निवास स्थान से संबंधित है, सिंपल सी बात है। यानी कि रिलेटेड कौन सा है, सेक्शन 6 आपका रिलेटेड है। इसकी क्वेश्चंस दोस्तों हम लोग आगे 2-4 क्वेश्चन छोटे छोटे देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम में। बाकी तो सैलरी भी आपको पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है, हाउस प्रॉपर्टी भी पढ़ना है, जो कि सिलेबस में आप देखोगे आपको जैसे डिडक्शन वगैरह नहीं है, फिर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिडक्शन, वो भी हम लोग देखेंगे।
तो पीजीटी की पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोग टीडीएस भी देखेंगे पीजीटी की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल जो पोर्शन होगा टीजीटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट पीजीटी में दोस्तों आपको पूछे भी जाते हैं ये सब चीज़ें, ठीक ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको दोस्तों अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि मेरा दोस्तों मनोबल बढ़े। और आपको अगर बेल आइकन प्रेस किए हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, ठीक है ना। बाकी तो दोस्तों अभी ये डेमो चल ही रही है, बट अगर आपको क्लासेस हमारी सब्सक्राइब करनी है, सब्सक्रिप्शन लेनी है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मेरा एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको बताऊँ कि कैसे आपको लेना है सब्सक्रिप्शन। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी बता रही है कि फ़ीस जो है वो दोस्तों 5,500 है, और इसके बाद जो है 2,999 में अभी ऑफ़र में आपको मिल रहा है। आप सब्सक्राइब कर सकते हो मिनिमम 500 पे करके। 500 रुपये अगर आप भुगतान करके आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो क्लास की, तो वो जो 500 आप पे करते हो आपकी फ़ीस में दोस्तों वो एडजस्ट हो जाएगी, और अधिकतम आप 3 इंस्टॉलमेंट में फ़ीस पे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है हमारे क्लास की पूरी एक डिटेल सब्सक्रिप्शन की, ठीक है दोस्तों। आप लोग ये बार बार फ़ोन ना करके मत पूछा करें हमसे, क्योंकि मैं क्लास अगर पूरा आप देखोगे तो आपको ऑलरेडी मैं बताया ही रहता हूँ चीज़ों पे, ठीक है। तो आप ये देखना कि इस जो वीडियो आप देख रहे हो इसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। इससे रिलेटेड दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप प्रैक्टिस कर लेना। क्विज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ठीक है। थैंक यू आप सभी को।